यूनिवर्सिटी, एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ तथा राजस्थान विश्वविद्यालय में आपने अध्यापन का कार्य किया है। भारतीय सिविल सेवा परीक्षा यूपीएससी में आपने परीक्षा पास की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भी आप आधिकारिक रूप से चयनित हुए और अकादमी को चुना। 4 पुस्तकें और 180 शोध लेख आपके प्रकाशित हो चुके हैं। 40 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में आपने प्रतिभागिता की है। दैनिक जागरण, द डेली गार्जियन से लेकर के तमाम दैनिक अखबारों में आपके कॉलम आते रहते हैं। लोकसभा टीवी चैनल पर आपने पैनल में भागीदारी की है। आप दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। सर, मैं आपका इस सत्र में आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष भारतीय कला, संस्कृति और साहित्य के सतत साधक और धर्मी ही नहीं बल्कि कर्मी भी माननीय सच्चिदानंद जोशी जी, कुशल प्रशासक और साहित्य प्रेमी होने के साथ साथ सरल और सहज स्वभाव की डॉक्टर कृष्णा शर्मा जी, जो इस कॉलेज की प्राचार्य हैं। मंच पर विराजमान संजय हितेंद्र कुमार जी, सभागार में उपस्थित वर्तमान समय में राष्ट्रवाद के प्रखर प्रवक्ता और बहुत अच्छे वक्ता मेरे अग्रज डॉक्टर अवनीजेश अवस्थी जी, डॉक्टर मनीष कुमार जैन जी, डॉक्टर कपिल निषाद जी, विद्वज्जन, मेरे प्यारे शोधार्थियों और प्रिय विद्यार्थियों, जो आज का विषय है हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के स्वर। जैसे ही ये विषय मुझे मिला तो मैं इस पर काफ़ी सोचता रहा कि इस विषय की आवश्यकता क्या है आज के समय में। खास तौर से युवा पीढ़ी जो आज है, युवा पीढ़ी कहती है उनसे बातें करें कभी आप बात करें। मैं जब मैं मेट्रो में चलता हूँ, कभी रिक्शे पर बैठता हूँ, ऑटो पर बैठता हूँ या अपने विद्यार्थियों से बातें करता हूँ, तो हमेशा कुछ ना कुछ मैं एक शोध करता रहता हूँ, उनसे बातें करता रहता हूँ कि विभिन्न विषयों पर उनकी क्या समझ है और क्या सोचते हैं वो। इसी संदर्भ में बहुत सारे विद्यार्थियों से जब बातचीत होती है तो उनसे अगर आप अभी बात करें कभी आप, तो आप देखेंगे कि वो कहेंगे ठीक है, भगत सिंह थे, बहुत अच्छा किया उन्होंने देश के लिए, महात्मा गांधी थे, स्वामी विवेकानंद थे, या हिंदी साहित्य में बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी है। लेकिन आज उसकी क्या प्रासंगिकता है, उसको हम क्यों याद करें, उसको किस रूप में हम देखें, तो एक महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में बार बार मुझे लगता है कि अगर हम साहित्य की चर्चा करते हैं, उस राष्ट्रीय चेतना की बात करते हैं, तो उस राष्ट्रीय चेतना को हमारे विद्यार्थी खास तौर से किस रूप में समझते हैं। दोस्तों, चूंकि उद्घाटन सत्र में मैं नहीं रहा तो माननीय अवनीजेश भाई जी को मैं सुन नहीं पाया, तो कुछ बातें जो मैं रखना चाहूँगा, शायद ये पहले चर्चा हो चुकी होगी, मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे विद्यार्थियों को यह बात ज़रूर जाननी चाहिए कि राष्ट्रीय चेतना है क्या। अब कहते हैं राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय चेतना, रोज ही हम सुनते हैं। ये राष्ट्रीय चेतना है क्या, किस रूप में इसको हम परिभाषित करें, कैसे व्याख्यायित करें। मित्रों, कि राष्ट्रीय चेतना का सीधा सीधा जो अर्थ है, राष्ट्र के रूप में हम सब एक हैं। किसी भी जाति, किसी भी मजहब, किसी भी क्षेत्र, किसी भी भाषा के हो, हमारे सुख दुख, हमारी इच्छाएं, आकांक्षाएं, हमारे हित और हमारे अहित, सब में एक रूपता है और इनसे मिलकर राष्ट्र का निर्माण होता है। राष्ट्र की राजनीतिक व्याख्या क्या हो सकती है, मैं इस पर विस्तार से नहीं जाना चाहता हूँ, या उसको कैसे संस्कृति कर्मियों ने उसकी व्याख्या की थी, एक अलग विषय है जिस पर मैं विस्तार से नहीं जाऊँगा। माननीय अध्यक्ष जी मुझे शायद इसकी इजाज़त नहीं देंगे, लेकिन फिर भी ये डट शेल में, जिसे कहते हैं संक्षेप में 2-3 वाक्यों में राष्ट्र को समझना हो, तो यह मोटे मोटे एक आम जनता की भाषा में राष्ट्रीय चेतना को मैंने समझने की, आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की। दोस्तों, यह राष्ट्रीय चेतना का सिर्फ क्या, हमारे जब सुख दुख, हमारी इच्छाएं आकांक्षाएं, हमारे हित अहित जब सब एक हैं, तो इसके क्या विभिन्न आयाम हो सकते हैं।
राष्ट्रीय चेतना के क्या कैसे स्वरूप, कैसे उसको व्याख्यायित करें। राष्ट्रीय चेतना का एक स्वर राजनीतिक हो सकता है, जिसके बारे में लगभग रोज चर्चा होती है, लेकिन राष्ट्रीय चेतना का एक आयाम सांस्कृतिक भी है, उसका एक आयाम शिक्षापरक भी है, उसका एक आयाम आर्थिक भी है। और जब हम अपने स्वाधीनता संग्राम की बात करते हैं, आज़ादी का राष्ट्रीय महोत्सव मना रहे हैं 75वां, इस राष्ट्रीय महोत्सव के दौरान हम इन चीज़ों को कैसे देखें, फिर से कैसे समझें और क्यों समझें, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बार बार जो युवा पूछते हैं, युवाओं के मन में ये कौनता है, और इन्हीं प्रश्नों से मुखातिब होने के लिए हमें अपने आज़ादी के राष्ट्रीय महोत्सव से गुजरना पड़ेगा। हमें उस आज़ादी के उस दौर से गुजरना पड़ेगा जिस दौरान इस ढंग का भारतीय जो साहित्य लिखा जा रहा था। क्योंकि यह हिंदी का कार्यक्रम है, तो मैं अपना ध्यान सिर्फ हिंदी तक ही केंद्रित रखना चाहूँगा। मित्रों, जो राष्ट्रीय चेतना थी, जिसके आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आयाम थे, यही चेतना है हमारे स्वाधीनता आंदोलन का उत्स था। और यह राष्ट्रीय चेतना जो है आज किस रूप में प्रासंगिक है, किस रूप में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़ी हुई है, किस रूप में आत्मनिर्भर भारत से जुड़ी हुई है, जिसका आह्वान बार बार प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, किस तरह से जो नया भारतीयता का डिस्कोर्स पैदा हो रहा है। डिस्कोर्स बहुत पुराना था, दब चुका था पिछले कई दशकों से। मैकाले के समय से यह डिस्कोर्स दबा हुआ था। आज़ादी के बाद भी जाने अनजाने, सायास या अनायास, इस विमर्श को हमने जैसे कि एक बंद बस्ते में डाल दिया था। अवनिजेश अवस्थी जी इस बात को बेहतर जानते हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी इस बात को जानते हैं कि कैसे भारतीयता का डिस्कोर्स दोबारा स्थापित करने की जरूरत है। और इस भारतीयता का डिस्कोर्स जो पिछले कुछ वर्षों से फिर से दोबारा जिसे कहते हैं रिवाइव हो चुका है और पैराडाइम शिफ्ट हो चुका है, उसको हम अपने इस हिंदी साहित्य के आंदोलन में कैसे देखें। मित्रों, राष्ट्रीय काव्य धारा की बात हो रही है। मैं इस पर काफी चर्चा पहले भी हो चुकी है। मैं राष्ट्रीय काव्य धारा तक ही आपको सीमित नहीं रखना चाहूंगा। मैं राष्ट्रीय काव्य धारा के साथ साथ एक और विषय, इस विषय पर भी लाना चाहूंगा कि कैसे साहित्य की जो व्याख्या हुई, जाने या अनजाने, चाहे भूलवश या जानबूझकर, हमें बहुत सारी चीजों को देखने परखने का वो चश्मा ही हमें गलत नंबर लगा दिया गया। मैं अपनी बात करता हूँ, जब मुझे पढ़ाया जा रहा था, जब मैं विद्यार्थी था आप ही की तरह, बहुत सारी चीजें हम जानते ही नहीं थे। बहुत सारे हमारे शिक्षकों ने या तो आधी अधूरी बातें की, जो बातें की सत्य थी लेकिन सिर्फ अर्ध सत्य थी। और आप जानते हैं मित्रों कि अर्ध सत्य झूठ से ज्यादा भयानक होता है। और मैं लाना चाहूंगा आपको भारतेंदु पर, भारतेंदु की चर्चा होती है अंधेर नगरी नाटक पर। अंधेर नगरी नाटक के बारे में आप उठाकर देखें उसकी आलोचना में, उसको आरंभिक आलोचना में ठीक उसी तरह से जैसे कि 1857 को सिपाही विद्रोह कर छोड़ दिया गया था। अंधेर नगरी को सिर्फ एक हास्य नाटक तक आरंभिक आलोचकों ने कहा। कुछ बाद में जाकर बाद के आलोचकों ने उसे हाल तक, बल्कि अभी भी सर सच्चिदानंद जी, मैं आपका ध्यान चाहूंगा कि अंधेर नगरी को व्यंग का नाटक कहा गया। व्यंग नाटक, प्रहसन से आगे व्यंग, जिस पर वर्तमान व्यवस्था या अंग्रेजी राज की व्यवस्था पर एक व्यंग है। लेकिन दोस्तों, व्यंग क्या होता है? व्यंग अपने आप में एक तिल मिला देने के लिए या हास्य के लिए व्यंग होता है। मैं जब अंधेर नगरी नाटक पिछले कुछ वर्षों पहले मुझे पढ़ाने का मौका मिला, तो दोबारा से विद्यार्थी जीवन के बाद से मैं जब अंधेर नगरी नाटक को मैंने पढ़ना शुरू किया, तो मैंने देखा कि अंधेर नगरी नाटक तो न ये हास्य की रचना है और न व्यंग्य की रचना है। यह तो भारतेंदु हरिश्चंद्र एक राष्ट्रीय रूपक रच रहे थे, स्वाधीनता संग्राम का संदेश दे रहे थे। हम राष्ट्रीय काव्य धारा की बात करते हैं, छायावादी आंदोलन की बात करते हैं। हिंदी के बड़े आलोचक हुए हैं नंदुलारे बाजपेयी जी। नंदुलारे बाजपेयी ने छायावादी काव्य को पहली बार कहा कि छायावादी काव्य स्वाधीनता आंदोलन की प्रभाती ध्वनि है, प्रभाती स्वर है। मेरा मानना है
कि छाया हिंदी साहित्य के में अगर स्वाधीनता आंदोलन का कोई प्रभाती स्वर है तो वह अंधेर नगरी नाटक है, और उसके माध्यम से कैसे राष्ट्रीय चेतना का वह संचार तब कर रहे थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो पूरे देश में उस रूप में, यहाँ तक कि बंकिम के साथ भी अपनी सीमा थी, और सुब्रमण्यम भारती तो उसके बाद आते हैं। बंकिम से बहुत आगे भारतेंदु हरिश्चंद्र सोच रहे हैं। और मैं अंधेर नगरी नाटक के पाठ करते समय या भारतेंदु को विभिन्न उनको मैं उनके निबंधों को, उनके नाटकों को जब मैं पढ़ रहा था, तब मैं देख रहा था कि कैसे भारतेंदु राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रख रहे थे, और राष्ट्रीय आंदोलन की प्रभाती ध्वनि का स्वर किसी को का श्रेय देना चाहिए तो हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र को देना चाहिए। मित्रों, राष्ट्रवादी आंदोलन में भारतेंदु मंडल में बहुत सारी राष्ट्रवादी कविताएं आप जानते हैं, चाहे वो छुआछूत का प्रश्न हो, सामाजिक आंदोलन में बहुत हमने फैलाए अधर्म बढ़ाया छुआछूत का कर, ऐसे पंक्तियां आपको भारतेंदु मंडल में मिलेंगी, द्विवेदी युग में मिलेंगी। अभी भारत भारती की चर्चा कर रहे थे हमारे पूर्व वक्ता मैथिली शरण गुप्त, उनके साथ साथ बालकृष्ण शर्मा, नवीन, राम नरेश त्रिपाठी इत्यादि। छायावादी काव्य के दौरान भी निराला, प्रसाद इत्यादि के यहाँ देखेंगे। प्रसाद क्या कहते हैं? शक्तिशाली बनो, विजयी हो, विश्व में गूंज रहा यह गान। निराला कहते हैं अपने राम की शक्ति पूजा में कि केवल न्याय, धर्म और विवेक अपने आप में मुकम्मल नहीं है, जो आज वर्तमान में सरकार कह रही है। पंडित नेहरू, ठीक है, उन्होंने बड़ा काम किया, देश के पहले प्रधानमंत्री थे, लेकिन बहुत सारी उनकी सीमाएं थी, उन सीमाओं पर लगातार पर्दा डाला गया। उसी न्याय, उसी विवेक के प्रश्न के कारण आज 1962 का युद्ध हमें हारना पड़ा। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, राम की शक्ति पूजा में यह आह्वान करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और इस शक्ति का आह्वान बहुत जरूरी है, राष्ट्रीय चेतना को समझना हो और उस स्वाधीनता आंदोलन को समझते हुए उससे कुछ सूत्र ढूंढना हो और संभालना हो, तो हमें स्वाधीनता आंदोलन के इन रचनाकारों को देखना पड़ेगा। मित्रों, उसके बाद आप जानते हैं बालकृष्ण शर्मा, नवीन के बाद जो एक और धारा थी छायावाद के बरक्स चल रही थी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन है, दिनकर है, माखनलाल चतुर्वेदी है, सुभद्रा कुमारी चौहान है। इन सब के बारे में आप सब जानते हैं, उसमें कोई बात नहीं बताऊंगा, बस कविता बैठे पढ़ दूंगा, आप सुन लेंगे। जानना यह जरूरी है कि हम क्यों पढ़ें इनको, क्यों जाने इनको, और आज के संदर्भ में इनको कैसे हम लागू करें। मैं वापस आपको राष्ट्रीय चेतना के उस विद्वान की ओर, उसको जिसकी परिकल्पना करने वाले उस मनीषी विद्वान भारतेंदु हरिश्चंद्र की ओर ले जाना चाहता हूं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के यहाँ आप देखेंगे तो वे सारे उनके जो चिंतन सूत्र दिखाई पड़ रहे हैं आज, और बाद में स्वाधीनता आंदोलन में जिसकी आह्वान गांधी करते हैं, वह आपको भारतेंदु में दिखाई पड़ता है। चाहे बंग भंग का आंदोलन और स्वदेशी हो या महात्मा गांधी का स्वदेशी हो, चाहे आत्मनिर्भर भारत हो या नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो, सब आपको हिंदी साहित्य में ढूंढना हो तो भारतेंदु से मुकम्मल कोई रचनाकार आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको ले जाना चाहूंगा अंधेर नगरी नाटक के बाजार दृश्य पर। याद कीजिए 1857 घट चुका है, एक सन्नाटा छाया हुआ है देश में, स्वाधीनता आंदोलन के कोई स्वर दब चुका था, और उस समय अखिल भारतीय परिकल्पना करने वाला वैसा कोई रचनाकार नहीं है जो अंधेर नगरी नाटक के माध्यम से बाजार दृश्य को याद करे। बाजार दृश्य में बहुत सारे पात्र खड़े आपको दिखाई पड़ते हैं, उन बाजार दृश्यों को देखिए आप, और उसको मैं तुलना करूंगा हिंदी क्षेत्र के कुछ अन्य विद्वानों या मनीषियों से। कैसे अखिल भारतीय रूपक रचते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। सुदूर बंगाल, जो आज बांग्लादेश में है, सिलहट से लेकर पूर्वोत्तर पश्चिमी प्रांत जहां पर खान अब्दुल गफ्फार खां थे, उत्तर से लेकर दक्षिण, सभी पात्र आपको बाजार दृश्य में दिखाई पड़ते हैं। ऐसा अखिल भारतीय रूपक रचने वाला पहला रचनाकार है भारतेंदु हरिश्चंद्र। कहानी एक छोटे से उत्तर भारत का एक नगर राज्य है, अगर मैं ग्रीक टर्मिनोलॉजी से उधार लेकर कहूंगा तो सिटी स्टेट। उस सिटी स्टेट का एक नगर राज्य का प्रतिनिधि है अंधेर नगरी नाटक का वह स्थान,
और उस नगर राज्य के छोटे से बाजार में अखिल भारतीय बाजार भारतेंदु खड़ा कर देते हैं, जहां पर आपको देश के विभिन्न हिस्सों के पात्र दिखाई पड़ते हैं, न केवल विभिन्न भौगोलिक पात्र, भौगोलिक क्षेत्रों के पात्र, बल्कि विभिन्न वर्गों के पात्र, विभिन्न जातियों के पात्र, विभिन्न मजहबों के पात्र। ये अपने आप में एक अखिल भारतीय चेतना थी जो हिंदी साहित्य के माध्यम से भारतेंदु देने की कोशिश कर रहे थे हमारे सामने। और उसमें देखिए पात्रों को देखिए, आपको बहुत आश्चर्य होगा जब कुंजड़िन कहती है अंधेर नगरी नाटक के बाजार दृश्य में, ले हिंदुस्तान का मेवा बैर और फूट, बैर यानी बेर, फूट यानी एक फल, दोनों बेर और फूट एक फल है। याद कीजिए, कुंजड़िन निम्न जाति की, सॉरी नॉट निम्न जाति, तथाकथित निम्न जाति की, क्योंकि कोई निम्न नहीं कोई उच्च नहीं, ये हमने सामाजिक विकास के दौरान जातीय सोपान पे कुछ निम्न और कुछ उच्च हो गए, लेकिन एक तथाकथित निम्नतम जाति की, निम्न वर्ग की, अनपढ़ महिला, अनपढ़ और एक अशिक्षित स्त्री, कोई कुलीन वर्ग का नहीं है वो है, कोई शिक्षित वर्ग की नहीं है वह, कोई चिंतक और मनीषी नहीं है, और उसके माध्यम से राष्ट्रीय एकता का संदेश देना चाहते हैं भारतेंदु, एक स्त्री के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं। स्वाधीनता आंदोलन को याद कीजिए आप, गांधी के आने के पहले तक हमारे स्वाधीनता आंदोलन में निम्न वर्ग के लोग और स्त्रियों की कोई भूमिका या लगभग नहीं भूमिका थी। भारतेंदु उसकी बहुत पहले परिकल्पना कर लेते हैं, बल्कि मोहम्मद अली जिन्ना से 1920 के जो कांग्रेस का अधिवेशन है, मोहम्मद अली जिन्ना से गांधी जी का मतभेद इसी बात पर होता है कि मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं कि कैसे किन लोगों को आप तो कांग्रेस में जोड़ रहे हैं, अनपढ़ लोगों को, निम्न वर्ग के लोगों को, निम्न जातियों के लोगों को। भारतेंदु तभी इस बात की परिकल्पना कर लेते हैं जो हमारे प्राचीन शास्त्रों से, हमारे सनातन परंपरा में ये चीजें रही हैं। और आप एक और बात को देखिए कि नारंगी वाली बेचती है सिलहट की नारंगी और फुटबल की नारंगी, रामबाग के संतरे और आनंद बाग के संतरे। सिलहट सुदूर पूर्व बंगाल जो बांग्लादेश है, दूसरी तरफ नेपाल और भारत की सीमा पर बुटवल गांव है, उधर मुगल पठान लोग, सारे के सारे ऐसा किरदार। और उसके बाद कहती क्या है नारंगी वाली, मैं तो भूली लेकर संगी, मैं तो भूल गई सबको कि हम अलग अलग क्षेत्रों के लोग हैं। भारतेंदु के माध्यम से भारतेंदु इस महिला के माध्यम से कहीं दिखाना चाहते हैं कि कैसे हमको सबको भूलना पड़ेगा। जो चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य कहते हैं, प्रसाद हलवाते हैं चाणक्य से, मागध और माधव को भूलो और भारत राष्ट्र को सोचो। आज आप देखते हैं, उठा कर देख लीजिए इंडियन एक्सप्रेस को और एनडीटीवी को देख लीजिए। सरकार की आलोचना करना गलत नहीं है, सरकार की खूब आलोचना कीजिए आप, लेकिन सरकार की आलोचना करने में अब राष्ट्र की आलोचना मत करिए। आज पूरा नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि मोदी सरकार को अगर हराना है तो मोदी सरकार को अगर ना हरा पाए तो ऐसी बातों पे आलोचना करो कि राष्ट्र का नाम मतलब थू होता है। पूरा बरखा को पढ़ लीजिए आप वाशिंगटन पोस्ट में, बहुत कष्ट होगा कि क्यों ऐसी जहर उगल रहे हैं जो कि बेबुनियाद बातें हैं। उठाकर देख लीजिए इंडिया टुडे का कल का इंटरव्यू आप, मैं नाम मुझे कभी कभी बहुत दुख होता है, बहुत क्षोभ होता है कि ऐसी बातें क्यों करना चाहते हैं आप। राजनीतिक लड़ाई कभी भी राष्ट्र के हित पर नहीं होनी चाहिए। जो स्वाधीनता आंदोलन में, चाहे वो राम मनोहर लोहिया हो या जयप्रकाश नारायण हो, सुभाष चंद्र बोस हो या महात्मा गांधी हो, बहुत महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस में एक समय के बाद दोनों में भयंकर मतभेद थे। लेकिन याद करिए उन्हीं सुभाष चंद्र बोस जिनको महात्मा गांधी ने, बड़ी भूल थी महात्मा गांधी की, सुभाष चंद्र बोस को हरिपुरा कांग्रेस के बाद सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनते हैं कांग्रेस के, महात्मा गांधी के उम्मीदवार सीता प्रकाश रमैया को हराते हैं, सुभाष चंद्र बोस को त्यागपत्र देना होता है। उसके बावजूद सुभाष चंद्र बोस जब सिंगापुर से चल रहे हैं सेना लेकर आजाद हिंद फौज की, क्या उन्होंने कहा, राष्ट्रपिता हम आ रहे हैं। ये देखिए, ये विचारों का जो मतभेद है राष्ट्र के हितों पर,
राष्ट्र की एकता पर और राष्ट्रीय चेतना के मूल्य पर नहीं होना चाहिए, जो आज हो रहा है। बहुत कष्ट की बात है ये। और इसीलिए भारतेंदु कुंजड़िन के माध्यम से, एक नारंगी वाली के माध्यम से बातें कहते हैं। और देखिए आप आगे, चना जोर गरम वाला चना बेचता है। किसी ने ध्यान नहीं दिया। मुझे कभी कभी हैरत होती है कि हिंदी आलोचना में इतनी पुस्तकें लिख दी गई, राष्ट्रवाद पर इतनी पुस्तकें लिख दी गई। चना जोर गरम वाला जब चना बेचता है कि उसको चना खाने वाले कौन लोग हैं? गफूरन, तोको, मैना और मुन्नी। ये स्त्रियां कौन है? ये निम्न वर्ग की स्त्रियां। और ये, मैं क्षमा चाहता हूं आपके सामने इस शब्द का प्रयोग करते हुए, क्योंकि एक अपमानजनक शब्द है स्त्री के लिए। ये वेश्याएं हैं, रंडी हैं। लेकिन भारतेंदु इनको पूरी गरिमा देते हैं। यह है राष्ट्रीय चेतना, जहां पर सबका सम्मान, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका सम्मान की जरूरत है। यही निम्न जाति की स्त्रियां हैं, सॉरी नॉट निम्न जाति, तथाकथित निम्न जाति की स्त्रियां हैं। और अब देखिए आप, इनका भी स्वाधीनता आंदोलन के लिए आह्वान करते हैं भारतेंदु। भूलिए मत 1857 का जब संग्राम चल रहा था, हमारा पहला स्वाधीनता संग्राम, उस समय उस स्वाधीनता आंदोलन में जो हिस्सा ले रहे थे, उसमें बहुत से अन्य लोगों के अलावे तवाइफें और वेश्याएं भी थी, जिन्होंने मुखबिर का काम किया, गुप्तचर का काम किया स्वाधीनता सेनानियों के लिए। कई बार स्वयं युद्ध भी किया। कई ऐसे नाम हैं, लेकिन एक जो बहुत चर्चित नाम है जिसको मुझे लेना चाहिए आपके सामने, अजीजन बेगम। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसको भारतेंदु अपने राष्ट्रीय आंदोलन में से जोड़ना चाहते हैं, आह्वान करते हैं, जो बाद में जाकर गांधी के समय संपन्न होता है। मित्रों, इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात है। पाचक वाला कहता है कि हिंदू चूरन इसका नाम, विलायत पूरन इसका काम। हिंदू चूरन इसका नाम। यह जो हमारा चूरन है, चूरन बेचने वाला, पाचक बेचने वाला, हिंदू चूरन है और विलायत को पूरा कर देगा, विलायत को समाप्त कर देगा। विलायती जो पूरी संस्कृति है या उनके राजनीतिक आधिपत्य है, उसको समाप्त करेगा ये हमारा चूरन। बहुत सारे हमारे जो तथाकथित प्रगतिशील विद्वान हैं, उनको हिंदू शब्द से बहुत चिढ़ होती है। यहाँ पर आपको जानना चाहिए कि यहाँ भारतेंदु का हिंदू का पर्याय क्या है। जिस राष्ट्रीय चेतना का आह्वान कर रहे हैं भारतेंदु, उसमें हिंदू शब्द किस बात का पर्याय है? इसके लिए आपको थोड़ा बलिया के भाषण में जाना पड़ेगा। बलिया के भाषण में हिंदू शब्द की व्याख्या भारतेंदु ने की। जिला कलेक्टर, अंग्रेज कलेक्टर मौजूद है उस भाषण में। उसके सामने भारतेंदु कहते हैं कि इस महामंत्र का जाप करो। मैं कोट कर रहा हूं, इस महामंत्र का जाप करो। हिंदुस्तान, जो भी हिंदुस्तान में रहता है वह हिंदू है। किसी भी रंग, किसी भी जाति या किसी भी क्षेत्र का हो, वह हिंदू है। हिंदू एक दूसरे की सहायता करो। वो आगे लिखते हैं, बंगाली, मराठी, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, ब्राह्मो, मुसलमान, सब एक दूसरे का हाथ पकड़ो। हिंदू शब्द अपने आप में सिर्फ एक संकीर्ण पथिक शब्द नहीं है। इस देश में रहने वाला भारतेंदु कब आह्वान करे, कोई भारतेंदु हिंदूवादी नहीं है। उसका बहुत प्रमाण है कि उन्होंने संत मोहम्मद नाम का निबंध लिखा, बीबी फातिमा पर निबंध लिखा। पढ़ना तो पढ़ लीजिएगा उन निबंधों को और देखिए कि भारतेंदु कितने प्रगतिशील हैं। कोई भी पंथिक संकीर्णता, मजहबी संकीर्णता नहीं है। आज जो आप सुनते हैं, कई बार अभी मैं सरसंचालक जी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हैं, वो कहते हैं कि इस देश के सभी लोग, सबके पूर्वज एक हैं, हमें सब में एक ही डीएनए है। वही हिंदू या उसी सनातन परंपरा के हैं या उसी भारतीय परंपरा के हैं। उसका नाम आप हिंदू ले लें या भारतीय ले लें, भारतेंदु तब आह्वान कर रहे हैं। हिंदू का अर्थ सिर्फ वही पूजा पाठ और राम नाम जपने वाला हिंदू नहीं है, उसमें मुसलमान को शामिल करते हैं। और यह परंपरा इस देश में आदिकाल से रही है। किसी भी जाति, किसी भी क्षेत्र, किसी मजहब या किसी रंग का हो, भारतेंदु आह्वान करते हैं। यह है राष्ट्रीय चेतना का वह राजनीतिक रूप
जो बाद में पुष्पित पल्लवित होता है महात्मा गांधी के आगे के। तिलक ने भी शुरुआत की थी, लेकिन तिलक आगे नहीं बढ़ पाए, उतना समय नहीं मिल पाया। फिर तिलक की अपनी सीमाएं थी, जो महात्मा गांधी उसके बाद मशाल लेकर चलते हैं और उसमें बहुत सारे काम किया। ये एक अलग विषय होता है, ये अलग विषय है। मित्रों, राष्ट्रीय चेतना का और थोड़ा सा समय लूंगा अध्यक्ष जी आपसे अनुमति लेकर। राष्ट्रीय चेतना का एक जो अन्य आयाम है वह आर्थिक भी है, क्योंकि स्वाधीनता संग्राम सिर्फ एक हवाई, एक जज्बाती संग्राम नहीं था कि अब भावनाओं में बहकर हम लड़ना नहीं शुरू कर रहे थे। उस स्वाधीनता आंदोलन के ठोस आधार भी थे, और वो आधार था किसानों, मजदूरों, निम्न वर्ग के लोगों, छात्रों, युवाओं, महिलाओं के, अपने यहाँ तक कि व्यापारियों, उद्योगपतियों के भी आर्थिक हित। और उस आर्थिक हित की परिकल्पना करते हैं गांधी, बार बार कहते हैं कि धन विदेश जा रहा है। भारत दुर्दशा नाटक में उनकी आई कविता है, पै अंग्रेजी राज सुख सा सजयति भारी, पै धन विदेश चली जात है, यह अति धन विदेश जा रहा है। वो लिखते हैं उसमें आगे एक जगह, फिर वो अंधेर नगरी में आप जाएं तो चना साहब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर आता, फिर पाचक साहब लोग तो जो खाते सब पर दूना टिकस लगाते। मतलब आर्थिक रूप से भी वह लोगों को सचेत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आर्थिक जागरण के बिना वह राजनीतिक स्वाधीनता संग्राम भी हमारा आगे नहीं बढ़ता, जिसका बार बार आह्वान भारतेंदु कर रहे हैं। कवि वचन सुधा पत्रिका का नाम पिछले सत्र में संजय द्विवेदी जी ने दिया। उस कवि वचन सुधा में उनका 23 मार्च 1874 में उनका लेख छपता है, स्वदेशी का प्रतिज्ञा पत्र। स्वदेशी की बात करने वाला जो स्वाधीनता संग्राम में 1950 के बंगाल बंग भंग आंदोलन में, या बाद में महात्मा गांधी, बहुत पहले भारतेंदु ने इस बात को, इस परिकल्पना कर ली थी, और इसको हिंदी प्रदेश में कम से कम इस बात का आह्वान करने वाला, स्वदेशी का आह्वान करने वाले भारतेंदु थे। फिर आगे कवि वचन सुधा में 1872 के अंक में वो लिखते हैं, 30 सितंबर 1872 में, अंग्रेजों के बारे में, इन्होंने हमारे धन्य ध्यान की वृद्धि नहीं की, अपनी भाषा सिखलाई, हमको कला कौशल से विमुख रखा, व्यापारी बनकर देश में आए और हमारा धन्य धान्य ले गए। हमें कला कौशल से विमुख रखा और हमें अपनी भाषा सिखलाई। याद करिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, क्या नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है बार बार, अन्य चीजों के अलावे भारतीय भाषा, निज भाषा उन्नति है, जिसकी बात भारतेंदु कर रहे हैं। आज भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वही बात की बार बार वकालत कर रही है। जिस कला कौशल की बात कर रहे हैं भारतेंदु, उस कला कौशल, उस हुनर की बात महात्मा गांधी ने, श्रम की महत्ता, डिग्निटी ऑफ लेबर की बात महात्मा गांधी ने किया। उसी बात की ओर राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि स्कूली कक्षाओं से ही हमें हुनर, कौशल या स्किल सिखाया जाना चाहिए, और सिखाया जाएगा। भारतेंदु आगे लिखते हैं एक जगह, अच्छी से अच्छी तालीम दो, नौकरी का भरोसा छोड़ो। वह राष्ट्रीय चेतना थी, और आज भी वही राष्ट्रीय चेतना है कि नौकरी के लिए नहीं, अब रोजगार मांगने वाले की जगह रोजगार देने वाला बनना है। हमें स्वरोजगार की ओर जाना है, क्योंकि नौकरियां सबको नहीं मिल सकती, सरकारी नौकरी तो और भी नहीं। मैं अमेरिका के कई यूनिवर्सिटीज में मुझे पढ़ाने का मौका मिला है, कई वर्षों तक मैंने पढ़ाया। मैंने देखा वहां पर कि स्किल बहुत ही महत्वपूर्ण है युवाओं के लिए, और सब लोग सरकारी नौकरी में नहीं होते, बल्कि बहुतायत स्वरोजगार में या फिर अलग ढंग के निजी रोजगारों में या निजी व्यवसायों में। तो भारतेंदु कहते हैं, अच्छी से अच्छी तालीम दो, नौकरी का भरोसा छोड़ो, लड़कों को रोजगार सिखाओ, छोटेपन से मेहनत की आदत सिखाओ। हम लोग मेहनत करना भूल चुके हैं। आगे लिखते हैं, अफसोस कि तुम ऐसे हो गए, अपने निज काम की वस्तु भी नहीं बना सकते, परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा का भरोसा मत रखो। क्या है? उसी आत्मनिर्भर भारत की जो आह्वान किया जा रहा है,
उस आत्मनिर्भर भारत का एक कहते हैं ना कि पूर्व आभास भारतेंदु रख रहे हैं, उसकी नींव रख रहे हैं। और यहाँ पर आपको भारतेंदु हमें उस राष्ट्रीय चेतना का आह्वान तार्किक रूप से भी करते हुए दिखाई देते हैं। सांस्कृतिक रूप से तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है। आप जानते हैं कि स्वाधीनता आंदोलन में एक बहुत बड़ा स्वर था कि हम हीनता के भाव से ग्रस्त हो चुके थे। भारतीयता मध्यकाल से होती हुई जो भारत की परंपराएं थी वो छीन या दब चुकी थी। अंग्रेजों ने उसे और दबाया, मैकाले से लेकर तमाम लोगों ने, और नस्लीय श्रेष्ठता, रेशियल सुपीरियरिटी ऑफ वाइट्स, सांस्कृतिक श्रेष्ठता, मनोवैज्ञानिक श्रेष्ठता, और इसकी ओर भारतेंदु कहते हैं इस बात से कि अंधेर नगरी का वो पात्र देखें। अंधेर नगरी में गोवर्धन दास पश्चिम की ओर जाता है और नारायण दास पूरब की ओर जाता है, और गोवर्धन दास का जो हस्र है पश्चिम के बजाय पूरब में, वह इसके माध्यम से साकार होता है। मित्रों, समय काफी हो चुका है। पूर्व वक्ता ने इतना समय ले लिया कि और अन्य वक्ताओं के लिए समय ही नहीं बचा। तो बस अंतिम बात से जो मैं कहना चाहता हूँ कि स्वाधीनता के 70 वर्ष हो चुके हैं, 70 वर्ष बल्कि 75वां वर्ष चल रहा है। जरूरत है उस राष्ट्रीय चेतना को फिर से याद करने की, और राष्ट्रीय चेतना के माध्यम से उन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक बिंदुओं को समझने की और याद करने की जो हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने, हमारे साहित्यकारों ने दिया था, और जो आज भी उतना ही प्रासंगिक ही नहीं बल्कि समसामयिक हैं। इन बातों के साथ मैं अपने सारे सभागार में उपस्थित सज्जनों, विद्वानों और मंच का आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे आपने बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। निरंजन कुमार जी को सुना, सर बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इस सत्र की अध्यक्ष